उस समय में एक और गलती क्या हुआ कि मिडिल क्लास के लोग ही सिर्फ इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। फ्रांस चुपचाप मुंह देखते रह गया। हमारे यहाँ आए जर्मनी वाले को मारने के लिए, हम सामने खड़ा हो जाए, साहब बाबू हमारा यहाँ कौची करे आया है तुम, ईटा पत्थर लेकर के। तो मेटरनिक चाचा नहीं चाहते थे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो। जर्मनी के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो आप बोलिएगा बिस्मार्क। तलवार से लड़ना पड़ेगा, तलवार से लड़ेंगे, रक्त एवं लौह की नीति। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह राठौर, और इस वाले वीडियो में हम जर्मनी का एकीकरण का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। पिछले वाले हम वीडियो में क्या देखे थे कि किस तरह से एक फ्रैंकफर्ट की संधि बुलाई गई थी, और इसमें यह तय किया जाना था कि जर्मनी का एकीकरण कौन से राजा के नेतृत्व में होना था। ये हम देखे थे। चलिए, इस संधि को बुलाने वाले कौन थे भाई? तो ये थे जॉन्स गुस्ताव वॉन गार्गिन। ये संधि को बुलाने वाले थे फ्रैंकफर्ट में। अब हम आपको ये वाला जो है स्लाइड आपको पिछले वाले वीडियो में समझा चुके हैं। अब हम चलेंगे कि इसमें क्या हुआ। देखिए, ये जो है ये है उस समय में प्रसा का राजा। मैं आपको प्रसा बताता हूं, प्रसा कहां था। तो जर्मनी के जस्ट पास में प्रसा है। मैं आपको मैप से समझा देता हूं कि देखिए प्रसा कहां है। देखिए मैप आएगा, देखिए क्या है प्रसा। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपको जो पार्ट दिख रहा है, इटली आपका ये हो गया, जर्मनी ये आपका हो गया, और ये प्रशिया है। ये प्रसा है, ये प्रसा वाला पार्ट है, और ये पूरा जर्मनी वाला पार्ट है। ठीक है भाई, तो ये जर्मनी वाला पार्ट है बेटा, यहां ध्यान से समझो। ये जर्मनी वाला पार्ट है और ये प्रसा वाला पार्ट है ना। तो प्रसा का राजा चाहता था कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हो, जर्मनी का जो एकीकरण हो, ये प्रसा का राजा अपने नेतृत्व में करना चाहता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ऑस्ट्रिया उसका बाधक था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि प्रसा इसका क्या करे, यूनिफिकेशन करे। राजा चाहता था, लेकिन वहां के जो ऑस्ट्रिया का दोस्त था ना, प्रसा ऑस्ट्रिया दोस्त था, लेकिन ये नहीं चाहता था कि दोस्त को बुरा लगे और वो उसका यूनिफिकेशन हो। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वही मैं आपको बता रहा हूं बेटा, यहां पे ध्यान से आप समझो कि जर्मनी का जो राजा था, देखो उस वहां पे थे फेडरिक बहुत ही एक निरंकुश और रूढ़िवादी विचारधारा के थे। रूढ़िवादी का मतलब होता है पुराने विचारधारा के थे। लेकिन जब उनको सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि क्या आप जर्मनी के राजा बनेंगे या जर्मनी का यूनिफिकेशन करना चाहेंगे, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया उनसे संघर्ष करेगा, और उस संघर्ष से वो बचना चाहते थे कि ऑस्ट्रिया लड़ाई कर देगा। अगर हम जैसे ही जर्मनी के साथ दे देंगे, वैसे ही प्रसा पे अटैक कौन मार देगा? ऑस्ट्रिया मार देगा। आ रहा बात समझ में? जर्मनी का कुछ अन्य जो दक्षिण वाला राज्य था, वो एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में थे। जर्मनी के भी कुछ ऐसे दक्षिण वाला पार्ट था, तो वो भी नहीं चाहता था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो। इसलिए उसी समय एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। यानी कि उस समय जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता अगर यहाँ पे ये जो है फेडरिक, ये अगर बोल देते कि हाँ हम इसका सपोर्ट करते हैं, प्रसा के राजा हैं फेडरिक, हम इसका सपोर्ट करते हैं, तो हो जाता। लेकिन ये प्रसा से युद्ध नहीं करना चाहते थे, ये इसलिए मना कर दिया कि ना 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 बाबू, हम नहीं तुम लोग का सपोर्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ऑस्ट्रिया और प्रशासन ने मिलकर इसमें दबा दिया, और बाकी जगह जो उस समय में जो आंदोलन हो रहे थे, उसको दोनों ऑस्ट्रिया भी और प्रसा भी दोनों मिलकर दबा दिया। उस समय में एक और गलती क्या हुआ कि मिडिल क्लास के लोग ही सिर्फ इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। गरीब और जो और भी बंधुआ लोग थे, वो इसमें नहीं आ रहे थे, मजदूर लोग नहीं आ रहे थे। अब क्या होता है, आगे का कहानी क्या होता है कि ये जो फेडरिक थे, इनका देहांत हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है। इनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। इनके भाई जो होते हैं वो गद्दी पे बैठते हैं। इनके भाई विलियम, इनका पूरा नाम है केसर विलियम बोलो जुबा केसरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये विलियम है जो इनके भाई जो है इनके गद्दी पे बैठते हैं। लेकिन ये जो है निरंकुश नहीं है, ये राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। ये चाहते हैं कि जो ये प्रसा के राजा हैं, ध्यान से समझिएगा, प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये चाहते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो। अब इनके पास कौन खड़ा होता है भाई? तो इनका सबसे बड़ा तगड़ा राइट हैंड होते हैं बिस्मार्क। बिस्मार्क ब्लड एंड किसका? रक्त एवं लौ, ब्लड एंड आयरन की नीति का अपनाने वाले यही है बिस्मार्क। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ब्लड एंड आयरन। ये क्या करते हैं? ये चाहते हैं कि भैया लड़ाई करना है, तो हम अगर जैसे ही हम जर्मनी को यूनिफाई करने जाएंगे, तो ऑस्ट्रिया सामने से आके खड़ा हो जाएगा, बोले ए का रे हमरा रहते तुम इसका यूनिफिकेशन करेगा। तो इनको पता है कि अगर हमको लड़ाई करना है तो हमारे पास ढेर पैसा होना चाहिए, इसलिए वो अपना ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री पे क्या करना, ध्यान देना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं।
बस यही चीजें आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे देखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रसा जो था, प्रसा के जो ये ध्यान समझिएगा, ये जो बिस्मार्क है ये बहुत बड़े डिप्लोमेटिक हैं। डिप्लोमेटिक मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ। ये आपसे बतिया रहे लेकिन आपको नहीं पता चला कि आपका ये दे ले, सुपारी दे ले कि भैया इसको मरवा देना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा आदमी थे ये। कौन? ये बिस्मार्क आदमी थे। चलिए देखते हैं। तो जो विलियम केसर जो बने, इनके केसर विलियम जो बने, इनके जो राइट हैंड यानी इनके प्रधानमंत्री हुए वो बन गया बिस्मार्क। अब बिस्मार्क को बोल दिए भैया कि जाओ तुमको एकीकरण करना है। तो ये बोले ठीक है मालिक, हम एकीकरण करेंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले औद्योगिक क्रांति करना होगा और हमारे जितने भी आधारभूत संरचना है, आधारभूत संरचना मतलब होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर को मजबूत करना है। इन सभी चीजों को मजबूत करके हमको जर्मनी को एक सूत्र में बांधना है। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाए थे, रक्त एवं लौह की नीति। रक्त का मतलब हमको जर्मनी का यूनिफिकेशन अगर रक्त बहा के करना पड़ेगा तो रक्त बहा के करेंगे, तलवार से लड़ना पड़ेगा तलवार से लड़ेंगे। जर्मनी के एकीकरण में इनको जर्मनी के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। तो एक नंबर में क्वेश्चन बनता है बाबू बिहार बोर्ड में कि जर्मनी के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, तो आप बोलिएगा बिस्मार्क को। किसको बोला जाता है? बिस्मार्क को। उस समय कौन थे? तो केसर विलियम। कौन थे राजा? केसर विलियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिस्मार्क के बारे में अब 5 नंबर में आता है, ये अलग टॉपिक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब बिस्मार्क कौन थे, उनकी क्या नीति थी, ये 5 नंबर में आता है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो बिस्मार्क जो होते थे, जो हम आपको बताए थे डाइट में सभी राजा जो होते थे वो बैठ के मीटिंग क्या करते थे, तो डाइट में ये हमेशा जाते थे और प्रसा की तरफ से ये अपना प्रतिनिधित्व करते हुए जाते थे। लेकिन ये स्टार्टिंग में जो हीगल आपको बताए थे, एक बहुत अच्छे विचारधारा के दार्शनिक थे हीगल, उनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। डाइट में ये हमेशा अपनी सफल कूटनीतिज्ञ का हमेशा परिचय देते थे कि भैया हाँ हम बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, देखो ऐसा ऐसा कांड करना होगा तो कुछ होगा। और ये वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते थे कि देखो राजा सही है, राजा ही होना चाहिए और राजा के अधीन ही जर्मनी का क्या होना चाहिए, यूनिफिकेशन होना चाहिए। और उसी में ये जुट गए। उनकी जो डिप्लोमेसी थी वो बहुत ही ज्यादा सफलता थी और वो उदारवादी राष्ट्रवादी भी थे। उदारवादी का मतलब होता है लिबरल, वो लोगों को छूट देना चाहते थे, वो लोगों को सुविधाएं देना चाहते थे। ये बिस्मार्क है। वो कट्टरवादी राष्ट्रवादी सभी अपने विचारधारा का समर्थक समझते थे। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए अपनी एक सैन्य शक्ति भी मजबूत कर रहे थे ताकि आगे चल करके एक बहुत बड़ी सेना जो है जर्मनी के लिए खड़ा हो। बाद में 1830 में ऑस्ट्रिया को प्रसा के साथ संधि का विरोध करना शुरू किया। देखिए क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया प्रसा संधि का विरोध, प्रसा किसके साथ संधि करना चाहता था? जर्मनी के साथ। तो ऑस्ट्रिया उनको विरोध करना शुरू करा, जिसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। अब इसमें यह था कि ऑस्ट्रिया क्यों विरोध कर रहा था कि प्रसा जो था, ये जो प्रसा था जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं करना था, ये ऑस्ट्रिया जो है इसका विरोध कर रहा था। मैं आपको अभी जस्ट बताया। अब प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। अब क्या हो गया, प्रसा के लोग चाहते थे और जर्मनी के लोग भी चाहते थे कि हमारा जो यूनिफिकेशन हो क्यों इसी के अंडर में है। और आपको याद है पहले का जो राजा था फेडरिक, वो मर चुका था। अब केसर विलियम भी तो चाहते हैं भैया कि जर्मनी का यूनिफिकेशन, लेकिन बाधा कौन बन रहा है? बाधा बन रहा है ऑस्ट्रिया। मैं आपको बार बार बता रहा हूं। और कब बना? 1830 तक कौन था? ड्यूक मेटरनिक। वही मेटरनिक चाचा नहीं चाहते थे कि इसका यूनिफिकेशन हो, वही मेटरनिक जो आपको हम बताए थे। तो मेटरनिक चाचा नहीं चाहते थे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो और वो इटली के यूनिफिकेशन को भी नहीं चाहते थे। आगे समझते हैं। बिस्मार्क क्या करते हैं कि प्रसा को और भी ज्यादा मजबूत कर देते हैं और इसके कारण ऑस्ट्रिया किसी के मायने में कम नहीं रह गया। प्रसा जो था और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के 1864 में स्लोवाकिया और हेलेस्टिक राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि डेनमार्क जो था अलग राज्य था और बाद में उसको जर्मनी पे मिला लिया जाता है और उनमें डेनमार्क का नियंत्रण होता था और ये प्रसा ऑस्ट्रिया के नियंत्रण पे था। जीत के बाद स्लोवाकिया प्रसा के अधीन हो गया, यानी जीत गया तो स्लोवाकिया प्रसा के अधीन हो गया और होलिस्टिक पे ऑस्ट्रिया के प्राप्त हुआ। चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मनी की संख्या अधिक थी, अतः बाद में प्रसा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का दिया कि बाबू सुनो, तुम लोग तो जर्मनी वाले हो तो क्यों ऑस्ट्रिया के साथ हो, तो आ जाओ हम लोग के साथ। और प्रसा ऐसा भड़का दिया तो जर्मनी वहां पे विद्रोह फैल गया और इसको कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना प्रसा के क्षेत्र में पार कर गई। लो, यही तो चाहता था ये कि ऑस्ट्रिया की सेना आए, हमारे यहाँ आए जर्मनी वाले को मारने के लिए, हम सामने खड़ा हो जाए, कहा बाबू
हमारा यहाँ कौची करे आया है तुम ईटा पत्थर लेकर के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही जैसे ही ऑस्ट्रिया की सेना कहाँ घुसी, ऑस्ट्रिया की सेना प्रसा में घुसी, ऑस्ट्रिया की सेना प्रसा में घुसी, बस ये तैयार हो गए। प्रसा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया कि अब हम तुमसे ऐसा नहीं करने देंगे। और देखो मैं आपको डेनमार्क में स्लोवाकिया और होस्टेन ये बता रही, इस वाले ये वाला जो क्षेत्र था वो दे दिया ऑस्ट्रिया को, और ये वाला क्षेत्र जो था ये ले लिया कौन? लेकिन यहाँ पे भी जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का भड़का गया, तो इधर से ना जाएगा जर्मनी का जो सेना, इधर से ना जाएगा यहाँ ये राष्ट्रवादी भावना को दबाने। तो ये प्रसा बीच में रोक दिया कि इनने से हम जाने नहीं देंगे। बताइए तो भला, इनने से जाने नहीं देगा तो कितने से जाएगा? आगे देखते हैं, ध्यान समझिए। बिस्मार्क की नीति अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अवश्य भवी हो गया कि अब तो बेटा हम ऑस्ट्रिया से लड़ेंगे। तो अब प्रसिया वर्सेस क्या होगा? ऑस्ट्रिया का युद्ध चलेगा। तो प्रसिया ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहा, अतः पूर्व में उसने फ्रांस के साथ समझौता भी कर लिया था। लेकिन आपको पता है बिस्मार्क बहुत तेज थे। जब ऑस्ट्रिया, उनको पता था कि इधर से जब जाएगा तो ऑस्ट्रिया से लड़ाई होगा, ऑस्ट्रिया से जब लड़ाई होगा तो हम अकेले पड़ जाएंगे। पहले ही से ही क्या किया, फ्रांस के साथ, देखिए जर्मनी यहाँ है, फ्रांस के साथ संधि कर लेता है कि बाबू रे ऑस्ट्रिया जब मारे आएगा तो हमको तुम बचाने आएगा। तो फ्रांस के साथ पहले ही ये क्या कर लिए थे, संधि कर लिए, और या फिर बोल दिए थे कि सुनो तुम अगर मारने आ रहा है तो तुम इसको बचाने भी नहीं जाएगा, हम पटक पटक के इसको मारेंगे। तो फ्रांस चुपचाप मुंह देखते रह गया। तटस्थ का मतलब होता है कि खड़ा रह गया। इसके लिए फ्रांस को कुछ क्षेत्र देने का भी वादा कर दिया था कि तुम अगर देखेगा और हम जीत गए तो हम कुछ क्षेत्र दे देंगे। तो बिस्मार्क इस इटली के शासक विक्टर इमोनियल को भी संधि कर लिया था, और उसके अनुसार इटली, अब इटली इधर है और इधर के राजा से भी शासन कर लिया था, और ये प्रसा है। ऑस्ट्रिया अगर इधर लड़ेगा तो इटली वाला तुम बोलना कि इधर वाले से अपना ये वाला जो एरिया था स्वीडन वो अपना वो ये कर लेना, आजाद करवा लेना। तो विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर लिया और उधर फ्रांस से भी संधि कर लिया। प्रसा ऑस्ट्रिया प्रसा को जो युद्ध इटली को ऑस्ट्रिया क्षेत्र पर जो आक्रमण कर देगा, अतः अपने अपमान का क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 में प्रसा के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा कर दी, जिसे हम सेडेवा का युद्ध कहते हैं। सेडेवा ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस गया, एक तरफ तो प्रसा से युद्ध करना पड़ गया और दूसरी तरफ इटली से युद्ध करना पड़ गया। समझिए दोष ना रहा और वो बुरी तरह फंस गया और वो पराजित हो गया, और इस तरह से ऑस्ट्रिया का जो है जर्मन क्षेत्रों पर से वो प्रभाव हो गया, खत्म हो गया। ऑस्ट्रिया का जो भी एरिया जर्मनी पे था वो खत्म हो गया और जर्मनी का एकीकरण 2/3 हिस्सों में पूरा हो गया। और ये था जर्मनी का एकीकरण, ऐसे पूरा हो गया क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो प्रभाव था ऑस्ट्रिया हट गया, तो जर्मनी का एकीकरण तो प्रसा था, तो प्रसा अपने नेतृत्व में क्या कर दिया, जर्मनी का एकीकरण कर दिया। ये यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण खत्म हो गया। अब आगे समझते हैं ये सब किनके वजह से हुआ था, तो बिस्मार्क के वजह से हुआ था। 1800 कब 1800 कब था 66 में। लेकिन यहाँ पे देखिए अब फ्रांस को भी अब दिक्कत होने लगा, फ्रांस को प्रॉब्लम होने लगा। अब ये तो ऑस्ट्रिया, अब ये जो ऑस्ट्रिया था ऑस्ट्रिया तो हट गया, अब ये पूरा प्रशिया था, ये जर्मनी था, अब इसको दिक्कत होने लगा, फ्रांस को दिक्कत हो गया। अब शेष जर्मनी का एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ भी युद्ध करना जरूरी था, क्योंकि फ्रांस दक्षिण रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर रहा था या हस्तक्षेप कर सकता था। इसी समय स्पेन के राजगद्दी का मामला उभर करके आ गया, और जिस प्रकार प्रसा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी हुई, तो प्रसा के राजकुमार वहां पे आए और परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी को खुलकर विरोध किया। अब यहाँ पे स्पेन है देखिए, और यहाँ फ्रांस है, तो यहाँ पे भी अगर जब राष्ट्रवादी, तो वो बोला कि हमको भी प्रसा का राजा चाहिए। तो फ्रांस को लगा कि भाई ये जाएगा तो इधर जाएगा तो हमारा एरिया लेते चल जाएगा, तो ये बोला कि ना 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 ना, ये प्रसा को कैसे तुम इन्हें भेज सकते हो, स्पेन में नहीं जा सकता प्रसा। ये फ्रांस क्या करने लग गया, इसका विरोध करने लग गया। किसका विरोध करने लग गया, कि प्रसा का विरोध करने लग गया। अब इससे प्रसा भी लिखित वादा मांगा, बिस्मार्क इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में ऐसा जारी कर दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ भी राष्ट्रवादियों का खुलकर विरोध होना शुरू हो गया कि तुम रोका कैसे, स्पेन में भी इसको रोका कैसे। और इससे चिढ़ करके 19 जून 1870 को फ्रांस का जो राजा था नेपोलियन, वो प्रसा के खिलाफ युद्ध कर देता है। यहाँ सेडान का युद्ध होता है। सेडोवा का युद्ध में किससे लड़ाई हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई हुआ था, और सेडान के युद्ध में किससे लड़ाई हुआ, तो फ्रांस के साथ युद्ध हुआ। और इस लड़ाई में फ्रांसीसियों की बहुत ही जबरदस्त हार हुई। इसके बाद 10 मई 1871 को, याद रखिएगा 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, और वहां दोनों राष्ट्रों के बीच एक शांति समझौता हुआ। सेडान के युद्ध के बाद एक महाशक्ति का पतन हो गया और दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ, और इससे जर्मनी का जो एकीकरण 1871 में जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। इसी तरह से आपको देखो जर्मनी का एकीकरण आज के डेट में आपको यही दिखेगा, जो पहले दिखता था जर्मनी का एकीकरण ऐसा है, आपको दिख रहा होगा। आज जो जर्मनी है
उतना बड़ा जर्मनी, इसमें भले ही प्रसा जो है मिल गया है, आज जो जर्मनी ऐसा है। यानी इसको सेडेवा का युद्ध किसके साथ करना पड़ा था बेटा? इसको सेडेवा का युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ करना पड़ा था। और सेडान का युद्ध किसके साथ करना पड़ा? तो सेडान का युद्ध इसको फ्रांस के साथ करना पड़ा। देखे कितना कितना डिप्लोमेटिक, दोनों को एक तो पहली बार तो इसको मिला लिया अपने में, और मिला करके इसको हरा दिया, और उसके बाद जब ये हार गया तो फिर इसको हरा दिया। इतना डिप्लोमेटिक था, इतना तेज इंसान था। ठीक है, समझ में आया होगा। अब बात जो शेष जर्मनी जो रहा, यहाँ तक खत्म हो गया, जर्मनी के खत्म हो गया। बाकी जो जर्मनी के फ्रांस के युद्ध के साथ करना जरूरी, ये तो आपको हम बता दिए, ये हम आपको बता दिए हैं। चलिए अभी यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप लोग पढ़ते रहिए। एग्जाम आपका आने वाला है, बढ़िया से पढ़िए बेटा। एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आने वाला है। आपका रिजल्ट देखो बेटा, एक बात बता देते हैं, सुनो ध्यान से। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा कि आपका रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए और लिख करके आइए। जो भी समझ में आया इसका नोट्स अगर देखिएगा तो नोट्स एकदम कहानी फॉर्म में आपको समझा देते हैं कि क्या हुआ था। कि देखो, जब फेडरिक का जब देहांत हो गया था ना, तो वहां पे केसर विलियम बने थे। केसर विलियम चाहते थे कि पूरी जर्मनी को एकीकरण किया जाए, लेकिन ऑस्ट्रिया था कि एकीकरण नहीं होने देगा। लेकिन बिस्मार्क को ये दे दिया कि भैया पूरे जर्मनी का एकीकरण तुमको करना है। बिस्मार्क बोला ठीक है भैया, वो पहले से डिप्लोमेटिक थे, उनको लगा कि अगर हम क्या करेंगे, एकीकरण करने जाएंगे तो वहां पे डेनमार्क को झूठ मूठ में, डेनमार्क यहाँ पे ना, डेनमार्क को झूठ मूठ बोले कि डेनमार्क में 2 जगह था, हेलोस्टिक और कुछ ऐसा कुछ आपका था। तो बोले कि अगर इसको जीतेंगे तो एक एरिया ऑस्ट्रिया तुम ले लेना, एक एरिया हम लेंगे। तो डेनमार्क में वैसे भी जर्मनी मूल के ज्यादा निवासी थे, तो एक एरिया दे दिया, तो एक एरिया में ऑस्ट्रिया के दावेदारी रह गया। वहां पे जर्मनी राष्ट्रवादी भड़क गया। इधर से जब ऑस्ट्रिया वाले उसको दबाने गया तो प्रसा बीच में रोक दिया और उसके साथ सेडोवा का युद्ध किया। जब और फ्रांस को बोल दिया था कि कुछ एरिया हम तुमको दे देंगे, जब युद्ध करेंगे तो तुम हमको कुछ नहीं बोलना। इटली को बोल दिया था कि देखो जब हम युद्ध करेंगे ना ऑस्ट्रिया के साथ, तो तुम इधर से इसको मारना, हम इधर से इसको मारेंगे। बीच में बेचारा ऑस्ट्रिया बुरी तरह से फंस गया और हार गया, युद्ध से वापस हो गया। ये पहला था, पहला 1 तिहाई खत्म हो गया। अब था कि तीसरा हिस्सा था कि अब फ्रांस, अब स्पेन में भी राष्ट्रवादी भावना जगा। तो स्पेन का जनता बोला कि हम प्रसा के साथ मिलकर के उनका राजा चुनना चाहेंगे। तो इसका बोला कि अन्य से हम तुमको जाने नहीं देंगे। फ्रांस इसको मना कर दिया। तो यहाँ सेडान का युद्ध हुआ। सेडान के युद्ध में ये फिर हार गया, और फिर जो यहाँ पे जर्मनी का यूनिफिकेशन है वो संभव हो गया 10 मई 1871 को। यही नॉर्मल था, और इन सब में इनकी भूमिका काफी योगदान थी। रक्त बमलौह की नीति के साथ इटली का जो जर्मनी का एकीकरण का जो तलवार है, इन्हीं को कहा जाता है। बिस्मार्क के बारे में लिख दिए, समझा दिए, अब सारा आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और भी वीडियोस जो है 1830 1848 की क्रांति देख लीजिएगा। बहुत सारा नेपोलियन के बारे में बना दी है, वो भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।